फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। और इसमें जो 2022 में क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हो जाते हैं वो आप लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस, और इसमें आप लोगों को पता भी है कि इसमें जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो 15 आते हैं, और 15 क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को नंबर्स कितने प्रोवाइड होते हैं, तो 15 नंबर्स भी प्रोवाइड होते हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर आप लोगों को प्रोवाइड होता है। और आप लोग बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से क्या कीजिए। उसके बाद जो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस है उसको भी बहुत ही बारीकी से क्या कीजिए। और जब आप लोग बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे, तो जैसे 2 क्वेश्चन आपने तैयार किया और उससे रिलेटेड अगर लघु में एक क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो फर्स्ट इम्प्रेशन वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस में होता है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, जो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो, तो इसमें आपको नंबर अच्छे प्रोवाइड हो जाते हैं। और जब आपने यही क्वेश्चन अच्छे से नहीं किया तो ये होता है लघु आपने क्या ही किए होंगे, भले ही कितने ही आपने सही किए हो, लेकिन यही होता है क्या ही आपने किए होंगे, है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। तो कोठारी आयोग का हो जाता है, या यूजीसी का हो जाता है, या एनसीईआरटी का हो जाता है, या मुदालियर आयोग का हो जाता है, किसका हो जाता है। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ये हो जाता है, ये कथन जो हो जाता है वो एनसीईआरटी का हो जाता है, ठीक है। और शैक्षिक उद्देश्य के अंग, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, है ना, तो क्लियर रहेगा, क्लियर दिखेगा आप लोगों को। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं, तो शैक्षिक उद्देश्य के अंग क्या है, बालक हो जाता है, समाज है, विषय वस्तु है, ये सभी है। तो भाई बिल्कुल ये सभी हैं, क्योंकि बालक भी है और समाज भी है और विषय वस्तु भी है, यानी ये सभी हो जाएंगे। और बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा। अनुवाद हो जाएगा, विवेचना है, वाग विस्तार है, अनुप्रयोग है। तो इसमें देखिए अनुवाद है, विवेचना है, वाग विस्तार है, लेकिन अनुप्रयोग नहीं है, और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि नेगेटिव के साथ आपको जाना, और नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा। रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं, और 50 अंक प्राप्त करना क्या है। अब इस तरह के क्वेश्चंस खूब पूछता है एग्जामिनर, लेकिन कभी 50 अंक दे दिए, कभी 60 अंक दे दिए, कभी 70 अंक दे दिए, कभी रीता की जगह पे गीता कर दिया, गीता की जगह पे सीता कर दिया। तो नाम चेंज होने से, नंबर्स चेंज होने से क्वेश्चन तो नहीं चेंज होता है और उसका आंसर तो नहीं चेंज होता है ना। तो यहाँ पे आपका है, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए, और 50 अंक प्राप्त करना क्या हो जाता है, मापन हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है, परीक्षण हो जाता है, उपलब्धि हो जाता है। तो ये आपका मापन हो जाता है। क्यों मापन हो जाता है, क्योंकि इसको आंका गया है। ये एकदम करेक्ट है कि 50 अंक प्राप्त किए हैं, है ना। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या है, तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष हो जाता है, या प्रदत्त विश्लेषण हो जाता है, या परिकल्पना निर्माण हो जाता है, या सांख्यिकी विश्लेषण। क्योंकि लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होता है, लास्ट में तो निष्कर्ष ही निकाला जाता है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जो लोग आ ऑप्शन के साथ है वो बिल्कुल सही है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या। अब नवाचार क्या होता है, यानी नए विचार होता है, नए विचारों को जोड़ना। किसी भी क्षेत्र में नए विचार जोड़े गए, हर क्षेत्र में नए विचार जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि नए विचारों से क्या होता है, नयापन आता है, उसमें कुछ बदलाव होते हैं, यही तो होता है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, नवाचार शिक्षा में क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है, तो अभिक्रमित हो जाता है, टोली अनुदेशन हो जाता है, खुली कक्षाकश हो जाता है, ये सभी हो जाते हैं। तो इसमें अभिक्रमित भी है,
टोली अनुदेशन भी है, खुली कक्षा कक्ष भी है। यानी क्या है भाई, अच्छी कक्षाओं का इंतज़ाम करना और बच्चों के लिए ऐसा माहौल देना जिसमें उसमें नयापन भी आ सके और बच्चे बोरिंग भी महसूस ना करें और अच्छे से शिक्षा भी प्राप्त करें और बस्ते के बोझ से भी बचे। यानी क्या है, बच्चा जितना बड़ा है उससे डबल उसका बैग है। तो ये सभी चीज़ें हटाई गई और उसके बाद इसमें कुछ नयापन लाया गया। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना, उसको बस्ते के बोझ से बचाना, तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो लोग द ऑप्शन के साथ हैं, जो लोग भाई द ऑप्शन के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं। और बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बहुत ही बढ़िया परिभाषा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह परिभाषा किसने दी या कथन किसका है? तो टीपी नन हो जाते हैं, क्रॉनबैक हो जाते हैं, मरे हो जाते हैं, रॉस हो जाते हैं। किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है? तो ये परिभाषा आपकी हो जाती है टीपी नन के द्वारा। और उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, यहाँ पे भी आपको नेगेटिव के साथ जाना है। वैधता हो जाता है, विश्वसनीयता हो जाता है, वस्तुनिष्ठता हो जाता है, कठोरता हो जाता है। तो देखिए, उत्तम परीक्षण है तो उसमें वैधता भी है, ठीक है, उसमें विश्वसनीयता भी है। यानी क्या है, जो चीज़ है वो उसका बार बार आंसर वही आ रहा है, तो यानी उसमें क्या है, विश्वसनीयता हो गई। वस्तुनिष्ठता भी उसमें है लेकिन कठोरता नहीं है, क्योंकि शिक्षा में कठोरता की तो कहीं पे जगह ही नहीं है। अगर आप कठोर बनकर शिक्षा दे रहे हैं या कठोर बनकर परीक्षण कर रहे हैं तो वो गलत माना जाता है, इसलिए कठोरता की जगह कहीं पे है ही नहीं, ये नेगेटिव में चला जाता है। और ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला है या शिक्षण की आधारशिला है या विद्यालय की आधारशिला है या इनमें से कोई नहीं है? तो ब्लूप्रिंट, अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, आ और बा दोनों सही, तो क्या करते हैं, सरकारी क्वेश्चन समझ के उसी पर टिक कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर टाइम ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। और जबकि देखिए यहाँ पे आंसर क्या है, प्रश्न पत्र की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं है प्रश्न पत्र की आधारशिला, यानी आ ऑप्शन आपका राइट है। और ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देकर इसको सॉल्व करें। और अगला क्वेश्चन है भाई 10 नंबर का क्वेश्चन है भाई, आप लोग फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब तो आपको एक ही बार करना रहता है, हाँ लाइक आपको हर क्लास में करना रहता है। ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो संज्ञानात्मक पक्ष से है, भावात्मक पक्ष से है, कौशलात्मक पक्ष से है या नैतिक पक्ष से है? तो संज्ञानात्मक पक्ष यहाँ पे हो जाता है भाई, क्यों? क्योंकि ज्ञान बोध और अनुप्रयोग का संबंध जो आपका हो जाता है वो संज्ञानात्मक पक्ष है। भावात्मक में क्या आता है, जैसे भावात्मक में रुचि हो जाती है, वो चीज़ हो, जैसे आपकी इमोशन है जो, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और कौशल यानी कौशल करना स्किल हो जाता है। और नैतिक पक्ष यानी आप नैतिकता के गुण सीख रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ज्ञान बोध व अनुप्रयोग, तो ये आपके किस में आ जाएंगे, संज्ञानात्मक पक्ष में आ जाएंगे। और ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई किस सन में विकसित हुई? तो 1957 में हुई, 1958 में हुई, 1956 में हुई, 1955 में हुई। कब हुई ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित, है ना, यानी इसका विकास कब हुआ, तो ये कब विकसित हुई? तो 1956, इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा, सा ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपकी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 12 नंबर का क्वेश्चन है। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, और ये कथन किसका है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं, और यहीं पे लोग गलत करके आ जाते हैं और ये कहते हैं चलिए हम तुक्का लगा देंगे। तुक्के से कोई चीज़ सही नहीं होती है, वो तो कभी कभी हो जाता है बाई चांस, बाई लक, तो तुक्के सही होते हैं, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस तो नहीं होता है ना कि हम भाई सही करके ही आए, बट लगा दिया तुक्का। तो ऐसा नहीं, इनको अच्छे से तैयार कीजिए, परिभाषाएं याद कीजिए। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया हेल्ड स्टेट
टेड के अनुसार तो इनकी एक परिभाषा दीजिए, या एस स्टीवेंस के अनुसार कोई परिभाषा दीजिए, या बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार कोई परिभाषा दीजिए, या वुंड के अनुसार कोई परिभाषा दीजिए। ऐसे करके कहते हैं तो आपको परिभाषा लिखनी होती है, और जब आप याद करोगे, जब आप उसको समझोगे तभी आप लिख पाओगे। और परिभाषाएं ऐसी होती है ज्यों की त्यों ही लिखनी होती है, ऐसा नहीं आप उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जिन शब्दों में परिभाषा लिखी है उसी तरह से आपको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका है, किसी मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, और ये कथन है किसका, तो एस स्टीवेंस हो जाएंगे। बाउशन के साथ जो लोग हैं वो बिल्कुल सही है। और मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 4 भाग हो जाएंगे आपके, ठीक है। और 14 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि जो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है उसका लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब आपने देखा शिक्षण की बात आई है ना, तो आप सोच रहे हो यार दोनों हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार। तो अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब सीखना ही तो होता है, लर्निंग ही तो होता है, तो यानी बिल्कुल सही है। उसके बाद शिक्षण विधि में नवाचार, अब जितनी शिक्षण विधियां हैं उसमें कुछ ना कुछ नयापन लाया गया, तो ये भी आपका सही हो जाता है। तो इस तरह से उपर्युक्त दोनों ये राइट हो जाएंगे भाई। मूल्यांकन अनुरूप है, किसका अनुरूप है, उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के, किसके अनुसार, तो मूल्यांकन जो अनुरूप हो जाता है वो विधि के हो जाता है। और यहाँ पे आप लोगों के जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है वो हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है। और चलते हैं भाई अति लघु उत्तरीय टाइप, फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस जो हो जाते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे 15, और नंबर्स इसमें कितने प्रोवाइड होंगे, तो 15 ही नंबर्स प्रोवाइड होते हैं। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर प्रोवाइड होता है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से कीजिएगा, क्योंकि नंबर जो आपको अच्छे मिलते हैं और दूसरे आपका जो परसेंटेज अच्छा बनता है तो इन्हीं से हो जाता है आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस, और आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन से ही आपका परसेंटेज अच्छा जाता है। तो चलिए भाई फटाफट से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है निदानात्मक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो जो निदानात्मक परीक्षण, सबसे पहले तो हम इसको जानेंगे कि ये होता क्या है। तो निदान का मतलब ये हो जाता है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेने के लिए, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर करता ये है कि पहले जांच करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी फीवर आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है नॉर्मल फीवर है, यह डेंगू टाइफाइड है, क्या है, तो वो जांच कर लेता है। उसके बाद जब वो जानकारी इकट्ठा कर लेता है कि हाँ इस शख्स को ये बीमारी है और इस वजह से, तब वो अपना इलाज शुरू करता है। ऐसा नहीं कि आप गए और आपने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब हमें फीवर है और उसने दवा दे दी, ऐसा नहीं है। तो यानी कहने का मतलब होता है निदानात्मक जो होता है वो जानकारी इकट्ठा करना, जो कमी होती है उसको इकट्ठा करना, उसके बारे में जानना और उसके बाद उपचार किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर जटिल विषय वस्तु को सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता और कमियां परिलक्षित होती हैं, और निदानिक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहता है। और निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में छात्र की विशेषताओं तथा कमियों को व्यक्त करता है, और यह परीक्षण विषय संबंधी कमियों का निदान करके उनके उपचार की व्यवस्था करता है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो बड़ी ही टफ भाषा हो गई, हमें भाई सरल भाषा में बता दें। तो हमने आपको सरल भाषा में बता दिया है कि कोई भी कमी हो उसकी जानकारी को लेना निदानात्मक परीक्षण है, और उसका इलाज करना उपचारात्मक हो जाएगा। बस आप इतना समझ लें। और हमने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल आपको दे दिया। तो बस इससे आसान भाषा भाई तो कोई भी नहीं हो सकती। हाँ, बुक की जो भाषा है वो थोड़ी सी ऐसा समझने में दिक्कत हो रही है ना।
अब उपचारात्मक परीक्षण के दो उद्देश्य, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे उपचारात्मक। तो उपचार का मतलब हमने अभी आपको बताया कि जब किसी में कोई प्रॉब्लम होती है और उसका क्या इलाज किया जाता है तो वो उपचार हो जाता है। यही तो है कि भाई आप डॉक्टर के पास गए, आपने चेक हुआ, चेकिंग हुई, जांच हुई कि क्या है प्रॉब्लम, और उसके बाद आपको मेडिसिन दी गई, और जो मेडिसिन है वो क्या है, वो उपचार है। ऐसे ही बच्चों में क्या होता है, जब बच्चे पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, लिखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, बोलने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, यानी उनका क्या है वो सीख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो उनका क्या है उपचार किया जाता है कि भाई अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो क्यों है, तो वो निदानात्मक, और क्यों होने के बाद उसका सलूशन निकालना वो उपचार हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्र की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके और उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना है। यानी ये थोड़ा सा आपको समझने में क्या हुआ कि हाँ मैम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि किताबी भाषा में हम भाई किताबी भाषा है तो इसको सरल कर दीजिए, तो वही चीज़ मैंने सरल कर दी कि इलाज होना, यानी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, वो पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा है, तो वो समझ नहीं पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम का जब सलूशन मिल जाता है और शिक्षक ये जान जाता है कि हाँ बच्चे में ये परेशानी है और हमें इस ढंग से इसको क्या करना है, ख़त्म कर देना है, तो बस वो उपचार हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है फटाफट से भाई, यहाँ पे क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताएं। तो क्रियात्मक शोध होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं। तो क्रियात्मक यानी क्रिया करना है ना, तो शोध की समस्या अब अनुभवजन होती है और ये शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थितियों को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। यानी क्रियात्मक शोध है, आप क्रिया कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी देखते हुए चलते हैं और पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग ना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। परिकल्पना क्या है, तो परिकल्पना यहाँ पे हम देख लेते हैं परिकल्पना क्या है। एक सेकेंड बस फटाफट से परिकल्पना। तो देखिए परिकल्पना क्या हो जाता है, समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना होता है, और दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं कि समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है, और परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहा जाता है। पूर्व यानी पहले कि हमारे सम्मुख कोई समस्या आई, ठीक है, और उससे जोड़कर हमने नई वाली समस्या को सॉल्व कर लिया, है ना। और क्या कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है, माने उससे अनुमान लगाना होता है कि हाँ ऐसा था और फिर ऐसी प्रॉब्लम है, वो चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। परिकल्पना हो गया आपका, और न्याय दर्श से आप क्या समझते हैं, तो न्याय दर्श यहाँ पे देख लेते हैं। न्याय दर्श, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट। न्याय दर्श क्या हो जाए, हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा इसका जूम कम कर देते हैं भाई। न्याय दर्श क्या है, न्याय दर्श से तात्पर्य किसी जनसंख्या के चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है आपका न्यायदर्श हो चुका है। मूल्यांकन की दो विशेषताएं लिखिए। अब मूल्यांकन की दो विशेषताएं देख लेते हैं। मूल्यांकन की दो विशेषताएं हो जाएंगी, पहली हो जाएगी यह एक व्यापक प्रक्रिया है, और दूसरी हो जाएगी यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। भाई मूल्यांकन कैसे किया जाता है, यह लगातार चलने वाली कैसे प्रक्रिया है कि जैसे स्कूल में बच्चा क्या होता है, रोज़ जाता है स्कूल, है ना, अपने पीरियड में टीचर पढ़ाते हैं तो रोज़ उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे लेसन पढ़ाया है ना, उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चन किए, फिर तो कहते हैं ना पर डे, पर वीक, पर मंथ, ये सभी तो क्या होता है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूल्यांकन की दो विशेषताएं हो गई। मापन के प्रकार बताएं, तो मापन के क्या प्रकार हो जाएंगे, मापन के प्रकार देखिए सीरियल वाइज चल रहे हैं
और ऐसे अगर करते तो ये हो जाता कि भाई हाँ फटाफट से हो जाता, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कम लगता है। लेकिन नहीं, मापन के प्रकार क्या हो जाते हैं, मानसिक मापन हो जाता है और भौतिक मापन हो जाता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है आपका मापन यहाँ पे आपका हो गया सतत मूल्यांकन के 2 महत्व लिखिए। तो सतत मूल्यांकन के 2 महत्व कौन कौन से हो जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। सतत मूल्यांकन, सतत का मतलब क्या होता है, तो सतत का मतलब होता है लगातार, यानी हम क्या कर रहे हैं, बच्चों का लगातार हम मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी रोज़ कर रहे हैं, वही क्या होता है, सतत मूल्यांकन हो जाता है। और यहाँ पे देख भी लेते हैं, सतत मूल्यांकन इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। और इसमें क्या होता है, इसमें अधिगमकर्ता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है, यानी सतत हो रहा है। सतत का मतलब ही लगातार होता है, और लगातार यानी रोज़, पर डे, पर वीक, पर मंथ, ये होता रहता है, रोज़ होता है। तो इसीलिए कहा गया कि इसमें अधिगमकर्ता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। और अधिगमकर्ता यानी क्या है, जो सिखा रहा है ना, जो सिखा रहा है उसको कहेंगे अधिगमकर्ता। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, देखिए ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतनी भी डिटेल में नहीं करेंगे कि बस ये हो जाए हाँ आपके 2 नंबर का है तो 2 नंबर, लेकिन हाँ चीज़ें समझ में आए वो चीज़ ज़्यादा बेहतरीन रहती है। शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य, तो नवाचार यानी नए विचारों को जोड़ना, और शैक्षिक नवाचार तो भाई बात तो वही हो गई ना कि शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ना नई नई चीज़ों के। जैसे प्रार्थना स्थल पर पहले क्या होता था, पहले बैंड नहीं बजता था और संगीत इस तरह से, है ना, तो ये अब क्या है, अब ये सभी चीज़ें हो गई हैं प्रार्थना स्थल पर। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, शिक्षा में भी बहुत ही बदलाव आए हैं। पहले किस तरह से शिक्षा दी जाती थी, भाई गुरु ही सब कुछ, वो चीज़ तो अच्छी है कि गुरु ही सब कुछ है, लेकिन ये भी नहीं कि गुरु ने अगर कह दिया कि भाई ये चीज़ रटनी है तो बच्चा भले स्कूल ना जाए 2-4 दिन 10 दिन, लेकिन जब तक वो रट ना जाए तब तक आफत है, बस ऐसा वाला। लेकिन अब ऐसा है कि रटने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बच्चा कितना एक्टिव है, बच्चा करके सीख रहा है, यानी कुछ कर रहा है यानी वो सीख रहा है। और जो करेगा, जैसे कहते नहीं कि बर्तन किससे टूटेंगे, जो किचन में जाएगा, और जो कभी जाएगा ही नहीं उससे बर्तन नहीं टूटते हैं, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। यानी बच्चा क्रिया कर रहा है तो कुछ गलत भी करेगा कुछ सही भी करेगा, तो ऐसा नहीं गलत कर रहा तो उसको पकड़ के पीट दिया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चा एक्टिव है इसलिए वो करने की कोशिश कर रहा है। और कोशिश में गलतियां तो होती हैं, और गलतियां जो है वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि वो सीखने का एक, कहते नहीं एक पार्ट है, वो एक सीखने का एक जरिया है, यानी गलतियां करेंगे और हम सीखेंगे, तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य क्या होते हैं। तो शिक्षा में शिक्षण नवाचारों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना होता है, जिससे कि संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप में जानी जाए। यानी भाई नए नए विचार लाएंगे, नई चीज़ों को जोड़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, है ना। जब बच्चे तरक्की करेंगे कि आज का जो बच्चा है कल का वो भावी नागरिक है, और ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो कामयाब होता है वो सिर्फ अपना नाम करता है और अपने घर वालों का, ऐसा नहीं, वो समाज का भी नाम करता है, नाम रोशन करता है। और उसके बाद हो जाता है शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना, बिल्कुल, क्योंकि जो शिक्षण सूत्र हो जाते हैं, नई नई चीज़ों को जोड़ना हो जाता है। आज तो बच्चों को शिक्षा ऐसी दी जा रही है, क्लासरूम आप देखेंगे ना तो इतना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम कहाँ ही आ गए हैं। और बाकायदा टीवी का इंतज़ाम, बाकायदा हर एक चीज़ बहुत अच्छे से, वहाँ पे पोएम्स क्या हो रही है, कार्टून्स गा रहे हैं, और बच्चे ऐसे करके सीख रहे हैं। अगर एप्पल सिखाना है तो बड़ा सा एप्पल बन के आ जाता है कार्टून के साथ में, तो बच्चा बड़ा इंजॉय कर रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं चीज़ों को। वो बच्चे के माइंड में वो चीज़ नहीं चलती कि हम पढ़ाई करने आए, बच्चे के माइंड में ये चीज़ चलती है कि हम तो खेल रहे हैं, और बच्चों को खेल तो वैसे भी पसंद होते हैं, तो ये चीज़ जोड़ दी गई। फिर उसके बाद है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, जिससे कि छात्रों के अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके, और छात्रों एवं शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास लाना, जिससे कि वे अंधविश्वास एवं कुरीतियों से दूर रह सकें। और भाई यहाँ पे क्या कहा गया है, अंधविश्वास एवं कुरीतियों, यानी पिछली पुरानी रीतियों से, बहुत सी रीतियाँ ऐसी हुई हैं, ऐसी पहले क्या होता था, अब यहाँ पे भाई शिक्षा में ही सब जुड़े हुए हैं, जैसे बाल विवाह,
सती प्रथा, ये सभी क्या है, ये प्रथाएं क्या है, ये कुप्रथाएं हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी प्रथाएं थी कि बच्चे ने जन्म लिया, लड़की छोटी सी है और उसकी शादी कर दी जाए। जब शादी हो गई किसी बुढ़े के साथ में और बहुत ज़्यादा एज वाले के साथ में, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो तो भाई स्वर्ग सिधार गए। अब वो बच्चे, जो छोटी बच्ची थी वो अब जाके थोड़ी सी बड़ी हुई, अब उसको क्या है, साथ में सती होना पड़ता था, यानी अपने पति के साथ जल जाना होता था। वो चाहे तब भी, ना चाहे तब भी। उसको क्या किया जाता था, उसको जो वहाँ के जो सदस्य होते थे वो उसको जिंदा जलवा देते थे, यानी जला देते थे, ये बोल सकते हैं। तो ये सभी बुराइयां क्या हुई, ये ख़त्म की गई। तो अगर वही बुराइयां अभी तक चलती रहती तो कैसे क्या होता, हमारा देश कैसे आगे बढ़ता, कि मतलब जब हम क्या करेंगे, जब हम देश को आगे ही नहीं बढ़ने देंगे भाई, ये सभी क्रियाएं हम करते रहेंगे, ये सभी वर्क हम करते रहेंगे, तो हमारा देश क्या ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा बिना कुछ किए हुए। तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसमें नवाचार में यही चीज़ें हो जाती कि नए विचार लाए गए कि ये चीज़ गलत है भाई, बाल विवाह बहुत गलत है भाई, सती प्रथा बहुत ही गलत है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद है शैक्षिक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा ज्ञान प्राप्ति को स्थायी बनाना। यानी क्या है कि जैसे कोई चीज़ सीखा हमने तो वो हमारे माइंड में रहे, ऐसा नहीं हमने आज सीखा और कल हमारे माइंड से निकल गई। लेकिन जब हम अच्छे तरीके से, जब भाई अच्छे TLM से चीज़ों को सीखेंगे, हमारे लिए वो यूज़ होंगे, तो हम क्या करेंगे, चीज़ें हम अच्छे से सीख जाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। और क्योंकि जब छात्र क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तो वो ज्ञान स्थायी होगा। अब बच्चा क्या है, क्रिया करके वर्क कर रहा है। अब आपने क्या किया, जैसे बहुत लोगों की एक आदत नहीं होती है, अरे तुम्हारे बस का नहीं है, हटो मैं ये कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, और बच्चे को कुछ नहीं ज्ञान है, बस कॉपी में क्या है भाई, लिख गया और चेक हो गया, बस बात खत्म। बच्चे ने कितना सीखा है उससे नहीं मतलब है, टाइम पूरा हुआ काम खत्म, ऐसा नहीं। बच्चे को कितना आया, मेन चीज़ ये होती है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि सिर्फ बस गिनती करना है कि हाँ बच्चे ने इतने क्वेश्चन लिख लिए, बच्चे को आया कितना, भले वो एक क्वेश्चन लिखे लेकिन उसके बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो जाती है। चलिए भाई, यहाँ पर ये क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन आपका क्या है भाई, यहाँ पे गणितीय कौशल को संक्षेप में बताइए। तो गणितीय कौशल जो हो जाते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। गणितीय कौशल, यहाँ पे भाई 1 सेकेंड, गणितीय कौशल क्या हो जाते हैं, हाँ जी देखिए, गणितीय कौशल ये है कि गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, क्रम व आकृतियों को पहचानने व उसमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं में गणितीय प्रतियों के प्रयोग की योग्यता आदि को शामिल किया जाता है, जिनका बालक में विकास किया जाना आवश्यक है। अब यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम लोग कि गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना करने की योग्यता, यानी क्या कह रहे हैं, जब हम गणित पढ़ते हैं तो उसमें अगर हमने एक दशमलव नहीं लगाया तो आंसर क्या का क्या हो जाता है ना। और जब दशमलव से भाई छोटा क्या चीज़ है, ज़ीरो की बात करें, अगर आपने ज़ीरो नहीं लगाया तो अंक कहाँ का कहाँ हो गया। यानी अगर आपने सिंबल की पहचान नहीं की, यानी आपको दिया गया जोड़, यानी ऐड करना दिया गया, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या से क्या हो गया। यानी छोटी छोटी गलतियाँ, आपने क्या कहा, हमने सिर्फ यही तो किया, अरे आपने सिर्फ नहीं, ये बारीकियाँ होती हैं। और जब आप बारीकियाँ सीख जाते हैं तो आप में भी वो चीज़ आ जाती, हर काम आप बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। ये चीज़ आपने देखी होगी, क्योंकि देखिए जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में, बहुत लोगों ने ऐसा है कि ये सब्जेक्ट नहीं ले रखा था, लेकिन जब आप DLED करने लगे तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप मैथ पढ़ने लगे, और जब मैथ पढ़ने लगे तो आपने अपने में बदलाव देखा होगा कि आप में कितनी बारीकियां आई हैं, और अन्य काम करने यानी अदर वर्क करने में भी, उसमें भी बड़ी ही बारीकियां आई हैं। भले आप घर का ही काम कर रहे हो, भले आप किचन ही का काम कर रहे हो, लेकिन क्या है, मैथ पढ़ने से उसमें भी बड़ा बेनिफिट मिलता है कि अगर हम इतनी सी भी बड़ी चूक करते हैं, थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, है ना। वैसे तो लोग ये भी कह देते हैं इतनी ही सी तो चूक है,
है ना, लोग कह देते हैं। लेकिन नहीं भाई, इतनी सी भी चूक बहुत बड़ी चूक मानी जाती है। और उसके बाद क्या, तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, यानी आप में सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी। कौन बंदे, आप ना जब आप मैथ पढ़ते हो तो आप ना किसी की बॉडी लैंग्वेज से ही उसके विचार जान जाओगे कि ये कहना क्या चाहता है, इसके शब्दों में है क्या, इसके शब्दों में भले वो आपसे अच्छी बात कर रहा हो और अंदर उसके क्या है, आपसे घृणा है, तो आप वो चीज़ समझोगे थोड़ा सा कि नहीं, ये हमसे बात तो हंस के कर रहा है लेकिन इसके मन में हमारे प्रति घृणा है, हमारे प्रति जलन है, ये चीज़ हो जाएगी। और क्रम व आकृति को पहचाने, उसमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं को, यानी बहुत सी समस्याएं होती हैं भाई गणित में, यानी गणित सीखने में सलूशन मिलता है। जैसे भाई आपने क्या ग्रोसरी का सामान मंगाया, तब भी आपको मैथ की ज़रूरत पड़ती ना, दूध वाला आया, आपका धोबी आया, या जो भी, तो हिसाब किताब करना होता है, वो तो बहुत ही ज़रूरी। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मैथ आपके कितने काम आती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ लिख के होगा ही क्या, अरे होगा क्या, तो कुछ भी नहीं होगा। तो धोबी का हिसाब तो करना ही रहेगा, दूध वाले का हिसाब तो करना ही रहेगा, किचन का सामान तो मंगवाना ही रहेगा, भले कोई कुछ भी ना करे मगर इतना तो करना ही रहेगा। तो भाई कैसे पढ़ाई ख़राब है और मैथ कैसे ख़राब है ना। ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत ऊंची पोस्ट पे बैठ जाए तभी पढ़ाई वो आपकी सक्सेस हुई, नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई हर क्षेत्र में लगेगी। आज का तो ये दौर है, भिखारी को भीख भी देनी हो तो उसमें भी शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे करोगे, अगर आपने शिक्षा ली है तभी आप पेमेंट कर पाओगे, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। चलिए भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ भाषा कौशल से हमारा तात्पर्य बालक के भीतर विभिन्न परिभाषाई कौशल या भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करने से है। और बालक के जीवन में जितना महत्व भाषा का होता है भाई, भाषा से ही तो आप क्या करेंगे, भाषा से ही अपनी बात को किसी के सामने आप रख पाएंगे। कहते हैं बोलने से सब कुछ होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सामने वाले से बोलें, बात करें, प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। और जब तक आप बोलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम का सलूशन क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ हो जाती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं और उनको कर लेते हैं। उसके बाद सेशन को वाइंड अप करते हैं और हम लोग भाई अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ पे ये भी हो गया है, गणितीय कौशल भी हो गया, भाषाई कौशल भी हो गया। और अभी आपका ये नहीं हुआ, परीक्षण और मापन की किन्हीं दो समानताओं को बताइए। ये क्वेश्चन आपका रह गया है। एक सेकेंड, इसको भी कंप्लीट करते हैं। परीक्षण कहाँ गया भाई आपका आंसर आ जाए भाई आपका फटाफट से। आप देखते हैं भाई, एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए ये क्वेश्चंस आपके रह रहे हैं, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं 2022 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो परीक्षण और मापन की किन्हीं दो समानताओं को बताइए। तो परीक्षण और मापन दोनों मूल्यांकन की प्रक्रियाएं हो जाती हैं। यानी मूल्यांकन, हम बच्चे को जांच रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हाँ बच्चे ने कितना सीखा और कितना उसको सिखाने का शेष रह गया है। तो ये चीज़, और दोनों शिक्षण के अभिन्न अंग हैं, बिल्कुल अंग है, क्योंकि जब हम बच्चे को सिखाएंगे और रोज़ उसका टेस्ट या ओरल में हम उससे बात कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये सीखने सिखाने का अभिन्न अंग ही तो हो जाएगा ना। और उसके बाद है मौखिक परीक्षा के गुण लिखिए। तो मौखिक परीक्षा क्या है, हम क्वेश्चन करें, आप आंसर दे रहे हो, लिख नहीं रहे हो, लेकिन इसमें क्या गुण क्या है। मौखिक परीक्षाएं निदानात्मक कार्यों के लिए अति उपयोगी हो जाती हैं। निदान यानी कि आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप कोई चीज़ सीख नहीं पा रहे हो तो क्यों नहीं सीख पा रहे हो, तो आपने आंसर क्या दिया एज ए स्टूडेंट कि हम कायदे से सुन नहीं पाते हैं, या हम बोलने में हमको दिक्कत होती है, या जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते हैं तो हमको साफ दिखाई नहीं देता है। अब आपने क्या किया, बच्चे की परेशानी को जान लिया, है ना। तो वो क्या है, मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आपने उसकी प्रॉब्लम को जान लिया। उसके बाद छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है। जब बच्चा आपसे है फेस टू फेस बात कर रहा होता है तो बच्चे में क्या है, कॉन्फिडेंस होता है। पहले देखिए, पहले दिन जब बच्चा आता है तो कितना डरा हुआ, सहमा हुआ। आप कहीं भी जाएं, नई जगह पे जाएं, नए लोगों से मिलेंगे तो आप कितने भी एक्टिव हो, कुछ भी हो, आप सहमे हुए होंगे, डरे हुए होंगे कि पता नहीं हम क्या हैं, ये क्या हैं, और हमको ये किस रूप में जानेंगे, हम इनको किस रूप में जानेंगे। बड़ी ही दिक्कतें आती हैं। वो तो छोटा बच्चा होता है ना, तो बच्चे को भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन क्या होता है, जब उससे कहते हैं ना आई कांटेक्ट,
और फेस टू फेस जब आप बात करते हैं तो बच्चे में ना कॉन्फिडेंस आता है, तब वो सोचता है कि नहीं ये हमारे शिक्षक है, हमको इनसे रोज़ बात करनी है, रोज़ मिलना है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्यों ही ना लाए। तो वो रोज़ का रोज़ जब बच्चा मिलता है, फिर एक दिन क्या होता है, बच्चा फ्रैंक हो जाता है और वो अच्छे से बात करता है। और जब फ्रैंक होगा तभी उससे गड़बड़ नहीं होगा, जब तक वो आपसे डरेगा ना तब तक उससे गड़बड़ियाँ होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि जब आप कोई काम करते हो और उसमें डर ना हो तो काम बहुत अच्छे से होता है, लेकिन जब डर होता है तो वो कितना भी अच्छे आप उसमें महारत हासिल की हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे वहाँ पे चूक हो जाएगी कि पता नहीं हमारा सही है या पता नहीं ये गलत है, ऐसा करके ना एक फीलिंग रहती है मन में और वो चीज़ वाकई बात गलत हो ही जाती है। तो इसलिए ना फुल कॉन्फिडेंस तभी होता है जब उस फेस टू फेस कांटेक्ट होता है और आई कांटेक्ट होता है, मेन चीज़ ये हो जाती है। ठीक है, फिर भाई देख लेते हैं और क्वेश्चंस रह गए हैं या यहाँ पे फिनिश हो गया क्वेश्चंस, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो भाई आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अब अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हो जाते हैं, ये तो सभी हो गए ना लगभग, देखिए सभी हो गए हैं। हाँ जी, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से भाई सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। ठीक है, तो आप लोगों को ना नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वैसे तो अपने हैंड राइटिंग नोट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, और अगर कोई सच्चे साथी कहे जाएँ तो नोट्स ही हमारे सच्चे साथी होते हैं। आप ना किसी भी टाइम, जैसे अकेले में बैठे कोई नहीं है, लेकिन बुक्स आपकी ऐसी होती है, नोट्स आपके ऐसे होते हैं, कोई हो ना हो लेकिन वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो आप लोग ऐसे ही कलेक्शन किया कीजिए, नोट्स बनाया कीजिए। बाकी अब तो ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, हालांकि डेट शीट कुछ चेंज होगी, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा 1 वीक का टाइम आपको और मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग बहुत भाई अच्छे से तैयारी करें और स्टडी में लग जाएं। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। और थोड़ी सी क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन अब आप लोगों को क्लासेस आएंगे, लाइव क्लासेस भी रहेंगे, तो आप लोग जुड़िएगा ज़रूर। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।